नाजरीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। आज जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो मीडिया के ऊपर मोस्ट निगलेक्टेड इकोनॉमिक सब्जेक्ट है, जो कि इस वक्त जीडीपी का वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है। इस मुल्क के अंदर ताजिर सनतकारों का बस नहीं चलता, बार बार वो इस शोबे के ऊपर टैक्सेशन लगाने के बारे में बात करते हैं। जी, मैं शोबा एग्रीकल्चर के बारे में बात कर रहा हूँ, ज़राअत के शोबे के बारे में बात कर रहा हूँ। नाज़रीन, आप जानते होंगे कि शोबा ज़राअत में जो बुनियादी मसला आपने, मैंने, हम सब ने देखा है वो ये है कि आप में से ज़्यादातर लोग जो शहरों में रहते हैं उनको देही इलाकों के मसाइल का पता नहीं। उनको ये भी नहीं पता कि जो ज़राअत का शोबा है इसमें किस कदर चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। शहर में बैठे बाबू, उन लोगों को यकीन करें इस इशू का कुछ पता ही नहीं। ना उनको बीज का पता, ना उनको ये कीड़े मार दवा का पता, ना उनको अगर आज पूछ लिया जाए पानी की पोजीशन का पता, किसी को नहीं पता। यकीन करो, ये क्यूसेक हम लोग करते रहते हैं, इनको इसका मुखफ़फ़ तक नहीं पता। और बोलो, मैं आपको बता रहा हूँ ना। उसके अलावा ये दो देखें, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सिस्टर एरियाज़ होते हैं, एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। सिंतास मायदे की आप बात करते रहे, सिंतास मायदा हो गया, लेकिन मुल्क के अंदर भी पानी के बंटवारे का एक मायदा मौजूद है जिसके ऊपर एक अलहदा झगड़ा फड्डा है, वो छोड़ दो। फिर उसके बाद ग्रीन पाकिस्तान का एक बड़ा मुफस्सिल मंसूबा था जो कि तरतीब दिया गया SIFC की गाइडेंस के अंदर। लेकिन हुआ क्या, क्वेश्चन मार्क, हमें नहीं पता। अचानक एक सियासी सैलाब से पहले एक सियासी सैलाब आया, नहरों का मंसूबा कैंसिल, सिंध के अंदर एहतजाज और पानी के ज़ख़ीरे नहीं तैयार हो गए। अब हमारे पास इंप्रेशन कुछ और आया, रियलिटी सिचुएशन कुछ और थी। मैंने कहा यार, हम वन साइडेड ओपिनियन नहीं लेते, बल्कि एग्रीकल्चर के बारे में, इरिगेशन के बारे में, पानी के बारे में एक ऐसे शख्स को बुलाते हैं जो इस शोबे से वाबस्ता भी हो, एक्सपर्टीज़ भी रखता हो। तो आज मैंने दावत दी है जनाब महफूज और सानी साहब को। वैसे तो ये पेशे के एतबार सीनियर भी हैं, इस हिसाब से वो, और शोबा भी पसंद का इनका यही है, इससे मिलता जुलता और जुड़ा हुआ। और इसके अलावा मशहूर एग्रीकल्चरलिस्ट भी हैं और सीनियर नायब सदर हैं। सिंध की एक बड़ी इंपॉर्टेंट जो है प्रिंसिपल बॉडी है जो कि एग्रीकल्चर से मंसूब है, सिंध आबादगार बोर्ड, उसके सीनियर नायब सदर भी हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो। थैंक यू सर। माजरत बात यह कि काफ़ी अरसे से आप मेन स्ट्रीम मीडिया पर इस मौजू पर बात करने के लिए नहीं आए। लोग आपको शायद सियासत से मंसूब कर बैठे, वो भी शायद एक एक्सपेरिमेंट आपने किया। लेकिन मुहिब वतन पाकिस्तानी होने के नाते और एक बहुत ही सिंसियर सिंधी होने के नाते, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंप्रेशन क्रिएट हुआ, हमारे यहाँ कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई, तो मैं चाहता हूँ इस पर क्लैरिटी सबसे पहले क्रिएट करें। सबसे पहले क्लैरिटी क्रिएट करें, क्या एग्रीकल्चर एक हाई प्रॉफिट प्रोफेशन है, हाई प्रॉफिट एरिया है? और अगर इस तरह है, क्योंकि जो भी होता है पॉइंट फिंगर टूवर्ड्स एग्रीकल्चर सेक्टर करता है, तो ज़रा एग्रीकल्चर सेक्टर का ओवरव्यू। थैंक यू सर, आपने मौका दिया और बड़ा अच्छा आपने बेस किया। आपकी गुफ्तगू से अंदाज़ा हुआ कि आपको भी बहुत इसके बारे में डीप नॉलेज है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा सेंस भी रखते हैं, बहुत अच्छी असेसमेंट्स भी हैं। इशू ये है कि छोटी सी चीज़ें आप बिज़नेस के इतने यानी कि प्रोग्राम्स करते रहे हैं, बड़ी बड़ी शख्सियतों से मुलाकात करते रहें, पॉलिसी मेकर से मुलाकात करते रहें, तो आपका एक एक्सपोजर है। अब इशू ये है कि एक ऐसी चीज़ जो आप लगाएं, यानी प्रोडक्शन आप दे रहे हैं, ठीक है ना, और वो जो आप लगा रहे हैं तो उसकी इनपुट आप जो भी कीमत है उससे ले रहे हैं। जब आप उसको मार्केट में सेल करने जा रहे हैं तो मार्केट जितने में ले उसमें ले लें। यानी आपके हाथ में नहीं होता कि आप अपनी प्रोड्यूस को कहें कि जी इतने पैसे मैंने लगाए और मैं इतने प्रॉफिट में बेचूंगा, और वो ज़्यादातर चीज़ें पेरिशेबल होती हैं, यानी उनको आप रख नहीं सकते। तो इन हालात में एक बिज़नेस कितनी ज़्यादा हाई रिस्क होगा, आप अपनी प्रोफेशनल थिंकिंग लगा के देख लें, इकोनॉमिक्स के उसूल लगा के देख लें कि जहाँ पे आप उस फसल को 6 महीने दिन रात मेहनत करते हैं, एक मिनट भी आपको सुकून नहीं होता, फिर वो बारिशों की नज़र हो जाए, वो मौसमी हालात की नज़र हो जाए,
उसमें वो अलग रिस्क शामिल होता है। फिर आप जब बाहर ले जाएं तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के मुताबिक जो सूरत हाल होती है उसको ओवर सारा का सारा खुद आपको फेस करना पड़ता है जी जी और उसकी जिम्मेदारी कोई भी लेने के लिए तैयार नहीं होता और उसकी कोई कंपनसेशन नहीं होती। जी चाहे उसमें माली नुकसानात हों, चाहे उसमें कोई भी नुकसानात हों, वो आपके ज़िम्मे होते हैं। और इस सूरत हाल में जो इस सफ़ा हुआ है, इस साल हुआ है, वो तो सोने पे सुहागा ये हुआ है, ज़ख्मों पे नमक पाशी की गई है कि एग्रीकल्चर के नुकसान को अपना फ़ायदा दिखाया गया है। यानी कि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि जी हमने महंगाई जो है वो ख़त्म कर दी, इन्फ्लेशन पूरी हो गई। मगर अगर आप स्टेटिक्स देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि गंदम में कितना नुकसान हुआ है, चावल में कितना नुकसान हुआ है, प्याज में कितना नुकसान हुआ है, टमाटर में कितना नुकसान हुआ है, आलू में कितना नुकसान हुआ है। तो आप हैरान रह जाएंगे कि ये लोग इस वक्त ज़िंदा कैसे हैं और अगली फसल काश्त कैसे और करेंगे। पाकिस्तान की एक बड़ी नामवर शख्सियतें बहुत अहम ओहदे पर भी फायज हैं। भिंडी में भी बड़ा नुकसान हुआ है तो वो भिंडी खाते हैं बड़े शौक से। मैं भी जी भिंडी जी जी शौक से जी, खाता हूँ। अल्लाह ताला लेकिन आपको पता उनको भिंडी सप्लाई करता रहे, मेरी तो यही है। इस नहीं दफ़ा लेकिन उनको आपको पता है ना कि इट वाज एट थ्रो अवे प्राइसेस। आई डोंट नो, लोगों ने मुझे बात बताया यह है कि कि इट वाज अगर एट थ्रो एक अवे साल में प्राइसेस। अगर भिंडी काश्त करें और उसमें कोई भी मुनाफा ना हो तो सकता है अगले साल कोई भिंडी काश्त ही नहीं करे। तो तभी मैं दुआ कर रहा हूँ अल्लाह करे उनको भिंडी नसीब होती रहे। बट ये अच्छा, एक मैं आपसे एसेंशियल चीज़ पूछना चाहूँगा। आपको पता होगा गोरा बहादुर पहले सर्वे कराता था 1947 से पहले, चप्पे चप्पे का सर्वे कराता था। उसको पता होता था गोरा बहादुर को किस जगह पर कौन सी चीज़ उगाई जा रही है, कितनी उगाई जा रही है, इसकी बाकायदा एक प्लानिंग की जाती थी। और यही लोग थे, टू बी वेरी फ्रैंक, ब्रिटिश तो कम थे, यही लोग थे जो किया करते थे। उन्हीं की औलाद अब सरकारी अफसरान में और सियासतदानों में हमें रिफ्लेक्ट होती दिखाई देती है। लेकिन why they are unable to do the same thing they used to do before 1947? Now is the age of technology. सर देखिए, ओवरऑल अगर बड़ी पिक्चर लें ना तो पाकिस्तान का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर एक अम्ब्रेला के नीचे है। और उस अम्ब्रेला के नीचे जो आपको जो हालात दिए गए, जो सर्कमस्टेंसेस दिए गए, वहाँ पे सिर्फ खारदार पौधे हो सकते हैं। एग्रीकल्चर के अगर हिसाब से बात करें तो आप गंदम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप गंदम के हिसाब से गंदम ज़मीन तैयार करेंगे, उस हिसाब से उसको पानी का बंदोबस्त करेंगे, फिर आप। मगर अगर आप कांटे ही आपको उगाने हैं तो आपने रिश्वत को न रोका, आपने करबा परवरी को न रोका, आपने मेरिट को तबाह किया, आपने इंसाफ नहीं किया, ख़राब लोगों को अच्छी जगहों पे, अच्छे लोगों को कहीं फेंक दिया। आपने जो एनवायरनमेंट प्रोड्यूस किया ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इसने एक ऐसी जनरेशन, ऐसी पौध, ऐसी माइंडसेट डेवलप किया जिसने काम नहीं करना। पब्लिक सर्वेंट्स कौन सी पब्लिक सर्विस कर रहे हैं? अगर आप पब्लिक सर्विस को ले लें तो उनका नाम है कि सर्विसेज, सिविल सर्विसेज या पब्लिक सर्विसेज। आप किसी ऑफिसर को कह कहते हैं कि आप हमारे नौकर हैं, हालांकि वो हमारे नौकर हैं। हमारे नौकर बशमूल सारे इदारे हमारे नौकर हैं, जो हम जो कमाते हैं उन्हीं के टैक्स से उनकी तनख्वाहें मिलती हैं। हाँ, अब ये एक बड़ा अलमिया हो गया है कि तनख्वाह तो किसी हिसाब में आती ही नहीं है, तो अब तो जो ऊपर की आमदनी और ऊपर की कमाई है उसको पता नहीं कितने गुना ज़्यादा करके वो कमाया जाता है और लोगों की ज़िंदगी ख्वार की जाती है। ये एग्रीकल्चर की जो मैं आपको पॉलिसी बता रहा हूँ, इस एग्रीकल्चर की पॉलिसी में जिसमें फार्मर्स को तबाह किया गया है, इसमें कई लोगों के माली फ़वायद हैं। पहले तो आपने टर्म यूज़ कर दी एग्रीकल्चरल पॉलिसी। पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या नहीं, ये देयर नीड्स टू बी रिलेटिव अमाउंट ऑफ क्लैरिटी है नाज़रीन। फेडरल गवर्नमेंट का पर्व्यू जो होता है वो फेडरल कैपिटल से बाहर नहीं है व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चर। सो व्हेन देयर इज अ फेडरल एग्रीकल्चरल पॉलिसी, इट डज नॉट इम्पैक्ट द प्रोविंसेस। Every province needs to have a comprehensive agricultural policy. What is the agricultural policy right now of Sindh? सर मैं आपको थोड़ा ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ बताऊं ना। वैसे तो लफ्ज़ों में हम कुछ भी कह देंगे और लाजमी बात है ज़्यादा क्रिटिसिज्म ही होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि 18वीं तरमीम जो हुई तो 18वीं तरमीम को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बयान किया गया कि जी हमने सारे जो है सूबों के हकूक़ ले लिए। जी जी, मगर जब भुट्टो साहब का ख्वाब पूरा कर दिया ना। मगर जब आप हकूक़ आपको मिले तो क्या आप उस चीज़ की तैयार थे? कैपेसिटी हुआ ये कि आपने देखा कि पिछली गवर्नमेंट में उन्होंने कहा कि जी हमें आप फेडरल जो ओन रिसर्च इंस्टीट्यूशन हैं मेडिकल के, वो आप हमें हवाले कर दें। आप देखें एक दिन भी नहीं चल सके। यानी अगर आपकी कैपेसिटी नहीं है, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, तो आपने उस चीज़ को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तबाही करना है ना।
तो आप यकीन करें एग्रीकल्चर को 18वीं तरमीम के बाद बेइंतहा नुकसान हुआ, ख़ास तौर पर रिसर्च के सेक्टर में, जहाँ पे बीज बन रहे थे, जहाँ पे दवाएं बन रही थी, जहाँ पे नई तहकीक के ज़रिए नई ज़राअत के जो है वो तरीक़ेकार रहे। अच्छा, मुझे नहीं पता था एक बाकायदा सीड डेवलपमेंट का इदारा है सूबा सिंध के अंदर। बिल्कुल, मुझे नहीं पता, जिसके बहुत सीनियर ऑफिसर उसको हेड करता है। बिल्कुल, आई एम जस्ट लेटिंग एवरीवन नो, आपको तो पता होगा। बिल्कुल सर, सीड तो एक बेसिक चीज़ है ना। आप मुझे बताएं कि आप अमेरिका का सीड यहाँ लाएंगे तो वो यहाँ पे अमेरिका वाली प्रोड्यूस देगा, नहीं दे सकता। इसलिए इंडिजीनियस सीड बनाने और इसके अलावा प्लांट प्रोटेक्शन का एक और डिपार्टमेंट है, वो खैर इट्स इन अ डिफरेंट परव्यू, वो शायद प्रोविंस का नहीं होता। इदारे सारे मौजूद हैं, मगर बदकिस्मती से कोई भी इदारा काम नहीं कर रहा। एग्रीकल्चर के रिसर्च होता है, एग्रीकल्चर की एक्सटेंशन होती है, एग्रीकल्चर की मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर की जो है वो फील्ड सर्वेज होते हैं, एग्रीकल्चर के एक्सटेंशन वो फील्ड डिपार्टमेंट है। एग्रीकल्चर को इरिगेशन के साथ कोऑर्डिनेशन करना चाहिए, इरिगेशन और एग्रीकल्चर को फिर दूसरे महकमों के साथ यानी कि चाहे वो स्पार्क हो या वो यानी कि अपने मौसम खाते हैं जो मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, उनके साथ ये कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। तो अगर हम नहीं, वो चांद देखते सिर्फ देखा ना आप मुझे, मैं आपको खुद बता रहा हूँ। मैं आपको बड़ी अजीब सी बात बताऊंगा महफूज और सानी साहब। पिछली दफ़ा सैलाब आया था, आई डोंट नो वेदर आई नरेटेड दिस इवेंट टू यू। आई ट्रैवल्ड थ्रू आउट सिंध ऑन 3 ऑफ द, unfortunately we don't have a proper motorway, we have 3 highways, Indus, Mehran and National Highway. I traveled on all 3 of them and on all 3 of them I saw something very unique. पानी खड़ा हुआ था दाएं बाएं, बहुत सारा एरिया जो हमें दिखाई देता है वो एलिवेटेड कॉन्टोर्स हैं, लेकिन बहुत सारा जो एरिया इसमें भी लो लाइंग होता है वो पानी के नीचे था। पीपल डिडंट हैव फूड टू ईट, पैर में जूती नहीं, पेट में रोटी नहीं। और ये सिचुएशन आपको पता है काफ़ी देर तक परसिस्ट की। जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो अब एनुअल वो बन गया है, इट्स वीव गॉट यूज टू इट। तो देखो आप, ये मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का काम है बताना कि आपके पास रेनफॉल होगी, आप कंट्रोल नहीं कर सकोगे। आप ये इतने आपने देखा होगा अनफॉर्चुनेट, मैंने अभी तस्वीरें आपके सामने पेश नहीं की, हालात किस तरह के थे, ये बेहतर बता पाएंगे। अलमियों की तादाद और अलमियों की साइज इतनी बड़ी है कि कलेजा फट जाता है वो बयान करते करते। और ये इसमें कोई भी मुबालगा आराई नहीं होती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो फ्लड की सूरत हाल है उनको कभी भी सही तरीके से हैंडल नहीं किया गया। जो रेन के फ्लड हुए या जो रिवर के फ्लड हुए और ये 2-3 साल 4 साल पहले हुए, उसके भी आज तक जो मुतासरीन हैं, बावजूद इसके कि अरबों डॉलर यानी कि मुल्कों से लिए गए और डायरेक्ट फंडिंग्स आई, डायरेक्ट उनके प्लान्स आए, लेकिन किसी की भी आप मुझे दिखा दें कि कोई पुरसान हाल हुआ हो जिस। अच्छा, मैं आपको बड़ी अजीब सी एक बात बताऊंगा, आपको ज़रा स्टेट ऑफ शॉक में डालेगी वो। इरिगेशन के हिसाब से सिंध प्रोविंस के सबसे बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स के जितने लोग होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट वजारतों पे वो बैठते हैं। अच्छा, चलें, ये आपका नहीं, मैं नहीं गलत, आप अपने जहन में कैलकुलेशन करें, आपके सामने आ जाएगा। जी ऐसे ही देखें। लेकिन आप सॉल्व नहीं। अच्छा, और ये भी हो कि अगर वो लैंड होल्डर ना हो या एग्रीकल्चरिस्ट ना हो तो मैं बोलूं हाँ यही बात है, तो एग्रीकल्चर का इश्यू तो रिजॉल्व नहीं हुआ ना, है ये बात कि नहीं। आप अपने माइंड में कैलकुलेट करें, जो बात मैंने की है, सारे नेम्स आपके सामने आएंगे। मैं बिल्कुल आगे, बिल्कुल मैं उंगलियों पे गिन रहा हूं और आपकी वो बिजनेसमैन नहीं है, एग्रीकल्चरिस्ट हैं। बिल्कुल आप कुछ नहीं हुआ। देखिए, अब बात यह है कि जो आपने पहले बात की है, मेरा फ़र्ज़ ये बनता है, क्योंकि ये वसी टॉपिक है ना, मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं उस चीज़ को वहाँ पे लाऊं जहाँ से आपने बात शुरू की थी कि जो हमारा जो डिफरेंस बढ़ता चला जा रहा है रूरल और शहरों के और देही इलाकों के लोगों में, उसमें समाज सिवाय एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कुछ भी नहीं। रियलिटी ये है कि जो भी आपको डिवाइड कर रहा है उसकी एक फैक्ट्री है सर, ट्रक की बत्तियों की बनाने की। वो शायद पिंडी में होगी, कहाँ होगी मुझे पता नहीं, लेकिन वो ट्रक की बत्तियाँ वो लगाई दी जाती हैं और आवाम ट्रक की बत्तियों के पीछे जा रही होती है। अब मसला ये है कि आपस में लड़के और आपके ऊपर हुकूमत करना, ये अंग्रेज़ के सिखाए हुए गुर, डिवाइड एंड रूल, वो आज तक इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, एक बात जो पूरे पाकिस्तान में लोग कहना भी चाह रहे हैं, नहीं भी कह रहे, मुझे सच से बताएं। हाँ।
इरिगेशन का आपने प्रोग्राम से पहले कहा था, पानी के बारे में डिस्कस करूंगा, कराची के पानी के बारे में डिस्कस करूंगा, कैनाल्स के बारे में। मुश्किल सवाल। 1.5 से 2 महीना ज़ाया हुआ। पहले सड़कें बंद हुई, हाईवे बंद हुए, धरने हुए, एहतजाज हुए, बहुत सारी चीज़ें तो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं बताई गई, लेकिन आपको पता होगा कि अंदरून सिंध या रूरल सिंध आप कह लें, वैसे कहना नहीं चाहिए, अब तो वहाँ बहुत सारे शहर भी बन गए, वहाँ पर वज़ीरों पर, मौजूदा हुकूमती पार्टी पर बहुत मुश्किल वक्त आया। मीडिया ने नहीं दिखाया, ये मैं आपको बता दूं, आपको तो पता होगा अंदरून सिंध की कहानी, लेकिन क्या मसला क्या था हमें समझाएं ज़रा। क्यों अचानक कैनाल्स के बारे में एक सोच आई, फिर एहतजाज हुआ, फिर पानी के ज़ख़ीरे और कैनाल्स का मंसूबा शेल्फ कर दिया गया, यह हमें एक्सप्लेन करें, हम जानना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको अपना तज्जिया जो बताऊँ, हाँ। कुछ उसमें तज्जिया है, कुछ उसमें हक़ाइक़ हैं। हाँ। बात यह है कि ये चीज़ चली SIFC, और SIFC एक अच्छा एक इनिशिएटिव है जिस पे हमें मुझे बहुत ज़्यादा उससे उम्मीदें वाबस्ता हैं कि वो एक जो नॉर्मल जो रेड टेपिज़म है, जो सिस्टम है हमारा, उसको वो बीट करके और वो नई चीज़ें, क्योंकि मैं इस चीज़ के बिल्कुल यानी कि फेवर में नहीं हूँ कि भी ये पुरानी चीज़ें चलती हैं, आपको सारी चीज़ें तब्दील करनी पड़ेंगी, फिर आप जाके अपने पैरों पे खड़े होंगे, बाकी इस सूरत हाल में नहीं होंगे। SIFC एक ऐसी इनिशिएटिव बनी जिससे मैं समझता हूँ कि हर सेक्टर में उसको जो है वो परफॉर्म करना चाहिए। yes. अब नहीं कर रही, उसका मुझे रीज़न पता नहीं, लेकिन उसको करना चाहिए। अब आ जाए इस बात पे कि क्या हुआ ये कि वो कैनाल जो पहले ही मौजूद थी, चाहे वो कच्ची कैनाल, ये मंसूबा ग्रीन पाकिस्तान था, इसका मकसद एग्रीकल्चर को फरोग देना है। ये जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर से ये चीज़ें शुरू हुई, जिसमें थल कैनाल, ग्रेटर थर कैनाल, कच्ची कैनाल, ये सारी बलूचिस्तान की और सिंध के रेगिस्तान की, और ये फ्लड फेड कैनाल्स हैं। इसमें प्रॉब्लम क्या है? ये तो सिर्फ जब फ्लडिंग होगी तो ये कैनाल्स में फ्लो आएगा, वरना ये नहीं आएगा। आप एक इंजीनियर हैं, आप डिजाइन कर सकते हैं ऐसी कैनाल। मैं आपको बात बताऊं, बात ये है कि ये सारे एजेंडाज हैं, आप कोई भी रियलिटी पे बात करने के लिए तैयार नहीं है। एजेंडाज ये हैं कि आपने लोगों का माइंड फ्रेम बनाना है, आपने लोगों का ब्रेन वॉश करना है, आपने लोगों में नेगेटिविटी भरनी है। आपको अच्छी तरह पता है कि जितनी भी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये क्या करती रही। देखें, हम यहाँ पॉलिटिक्स को जिक्र नहीं कर रहे, नहीं मैं करना चाहता हूँ, मगर उनका कोई पॉजिटिव किरदार नहीं है। बट डिड दे अग्री टू इट इनिशियली? क्योंकि हमें ये बताया गया है कि ये प्रोग्राम तो कैबिनेट से या तमाम लोगों से अप्रूव हुआ है। ये इशू ऐसे हुआ कि जरदारी साहब एज ए प्रेसिडेंट, उन्होंने इसकी एक अप्रूवल दी जी, और उससे पहले आरिफ अलवी साहब ने उसी समरी को रिजेक्ट कर दिया था। अब वो जो अप्रूवल हुई है, उस अप्रूवल के बेस पे जब ये चीज़ें आनी शुरू हुई, तो अचानक जो हमारे यहाँ पे सोशल मीडिया था और वो था, उसने ये कहना शुरू किया कि जी अगर 6 कैनाल बन गए, जो कि ऑलमोस्ट 6 महीने लगे इस पूरे मामले को, 80%, तो आप जो है ना वो कराची तक को पानी के लिए तरस जाएंगे। वो एक अलग इशू है, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और उन्होंने आप मुझे एक अनबायस एक्सपर्ट के तौर पे बताएं, मेरे ख्याल से आप एक ज़माने में मुशीर भी रहे हैं पानी के शोबे पे, बिल्कुल पानी पे, तो आप मुझे फैक्चुअल पोजीशन बताएं ना, आप एक एक्सपर्ट हैं। फैक्चुअल पोजीशन ये है कि वो कैनाल आज नहीं तो कल बनेगी। फैक्चुअल पोजीशन ये है कि यही आपके लोग जिन्होंने इसको रिजेक्ट कर रहे थे, वही आगे चल के इसको सपोर्ट भी करेंगे जब वक्त आएगा। इसके पीछे एजेंडा रियल पिक्चर देखें ना, ये है पिक्चर। मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ और सिर्फ मुफादात की जंग है, जिसमें लोगों को रोडों पे लाया जाता है, उसके पैसे दिए जाते हैं, वो पूरे डिज़ाइन होती हैं चीज़ें, और ये मैं नहीं बता सकता। विल द डाउनस्ट्रीम प्रेशर ऑन कोटरी एंड अदर प्लेसेस गो डाउन? नो, यस। देखिए, इशू ये है कि पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि सदर जरदारी साहब को, यानी कि उनकी जो शख्सियत को एक तरीके से नुकसान पहुंचाना था, पीपल्स पार्टी को एक तरीके से नुकसान पहुंचाना था, और अगर पीपल्स पार्टी उसको सपोर्ट नहीं करती और ये धरनों पे नहीं जाती और बबरलू और ये सारी चीज़ें नहीं होती, तो पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बेइंतहा मुतासर होता। अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि जब इलेक्शन आएंगे तो ये इशू काफ़ी मुतासिर हुआ है। जब ये इशू रेज होगा तो उस पर, और तभी देखें कि बहुत सारे तज्जिया निगार ये कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी आउट हो जाएगी, जरदारी साहब को उनके सदारत से हटा दिया जाएगा। तो कहने का मकसद ये, चले जो भी हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये सारी चीज़ें आवाम को हम इसलिए बता रहे हैं
कि जनाब गेम इज़ बिगर देन यू थिंक। ये इतना आसान और इट इज नॉट अ टेक्निकल इशू, यू आर सेइंग इट इज अ पॉलिटिकल इशू। इट इज़ नॉट अ टेक्निकल इशू। ये एक मुल्क और कौम के भले की चीज़ें हैं। फ्रॉम ए परस्पेक्टिव ऑफ एन एक्सपर्ट, कैन सिंध हैव इट्स ओन वाटर रिजर्वायर्स? फिनिश, ऊपर नहीं देना भी, हमने बिल्कुल सराय की बेल्ट की बात नहीं कर रहे, अभी बिल्कुल पंजाब की बात नहीं कर रहे। इफ सिंध नीड्स इट्स ओन रिजर्व, वेयर विल द वाटर बी स्टोर्ड? सर एक चीज़ देखें, ये कोई मटका तो है ही नहीं, कोई टैंकी तो है ही नहीं, ये बहुत बड़ा सिस्टम है। हाँ, ऑफ कोर्स। ये लाखों जो है वो स्क्वायर किलोमीटर पे एक एरिया है, जो कि लद्दाख, हिमालय, फिर आपके जो है वो कराकरम। बिलावल साहब ने तो कहा है सिंधु पूरा है ना, कश्मीर से ये लेकर सारा यहाँ सिंधु तक। है ना, ये बेसिकली सिंधु। हमारा सिंध का जो सूबा है उसका कोई सिंध पे, सिंधु दरिया पे कोई हक नहीं बनता टोटल। ये बात लेकिन कह ये लेना सारा ही गलत है। खित्ता जो भी उस पे जहाँ पर भी रह रहा है उसका हक बनता है। जी जी। तो ये अगर यानी कि कश्मीर से निकलता है, यहाँ आपके जो है वो खंजराब पास से होता हुआ और ये फिर काबुल रिवर को साथ मिलाता हुआ और 5 दरिया वहाँ से आके और यहाँ पे पहुँचते हैं, तो इसमें सिर्फ ये नहीं है कि मैं कहूँ कि बदियन और ठट्ठे का इस पर वो हक है, नहीं, सबका है, सबका हक है। नाजरीन, एक फीट ऑफ या मार्वर ऑफ इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग कह लें आप उसे, या इरिगेशन साइंस का आप एक नमूना कह लें। हमारे यहाँ कलरी या किंजर झील भी है, मांछर झील भी है, मैन मेड वाटर रिजर्व्स मौजूद हैं। पर क्या है कि ज़मीन और पानी, इनका आपस में बड़ा अजीब सा रिश्ता है। पानी अपना रास्ता खुद निकालता है और मुश्किल ये आती है कि इसके लिए बड़ी एडवांस्ड रिसर्च, साइंटिफिक सेंस और कमांड ओवर द इशू चाहिए। लेकिन मैं आपको बड़ी अजीब सी बात कहूँ, दुनिया के अंदर मैं जहाँ पर भी गया, टॉप इंजीनियर्स सिंधी, टॉप प्रोफेशनल सिंधी, टॉप बिजनेसमैन सिंधी। पता नहीं महफूज उर्सानी साहब मेरे साथ एग्री करें या ना करें, एक तो कंपल्शन में एग्री कर लेंगे, लेकिन मैं इनको फैक्चुअल पोजीशन बता रहा हूँ। दुनिया भर में मैं जहाँ घुमाऊँ, यकीन करें, लोग मेमन कहते हैं ना, मेमन से ज़्यादा मैंने देखा है यार, मैं तो पहाड़ की चोटियों पे गया हूँ, वहाँ पर भी मुझे सिंधी मिल गए और वो कोई ना कोई टॉप पोजीशन के ऊपर बैठा हुआ होता है बंदा, ठीक है। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि सर देखें, इंजीनियर आपके पास बेस्ट हैं, बुरा ना मानिएगा, पूरे पाकिस्तान में जाने। आज भी अगर मैं वापडा या जो भी उसकी नई शक्ल निकल के आई है उसमें चला जाऊँ, दुनिया भर में कहाँ चला जाऊँ, कहीं चला जाऊँ, मुझे इंजीनियर सिंधी मिलेगा बेस्ट टॉप का। तो आप लाएं ना किसी इंजीनियर को, आपके जो यहाँ मौजूदा हैं, जितने चीफ इंजीनियर्स हैं, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड के। ये एक अलहदा बात है कि आपने उन्हें किस काम पे लगा दिया, अब आप मुस्कुरा रहे हैं लेकिन ये कि अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। देखें तो आप बताएं ना, वाटर रिजर्वायर कहाँ बनाना है, कैनाल चेंज करना है। गोरा बहादुर का सिस्टम था, ठीक है, अब उसके बाद आप नए बनाए, सारी दुनिया ने बनाए, हिंदुस्तान ने बनाए, आप भी बने। अली भाई बिल्कुल बात सही है, मैं भी सिंधी हूँ और बीइंग सिंधी इंजीनियरिंग मेरी भी अपनी परफॉर्मेंस रही है और नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये कोई कदगन नहीं है कि आप ये हैं, यहाँ डीएनए पे डिपेंड करता है कि आपका डीएनए क्या है। तो वो परफॉर्मेंस आपको भी अंदाज़ा होगा, जो ख़ानदानी बात होती है कि भाई ये ख़ानदानी है, इसकी वजह यही होती है डेफिनेशन कि जी वो एक काबिल ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला एक काबिल जहन है। जी जी जी। तो आ जाए इस बात पे कि आप जो कह रहे हैं कि सिंध की वाटर रिजर्वायर बनाना रॉकेट साइंस नहीं है। देखिए, रिजर्वायर बनाना रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बात ये है कि हम बात करते हैं बहुत बड़े वॉल्यूम की। अब सिंध जो है वो सारा का सारा प्लेन है जी, जिसका एक साइड टोटल डेजर्ट है, एक साइड एक छोटी सी हिल्स है जो कि कोई सलेमान और जो आपके जो है हमारे बलूचिस्तान तक जी जी जी, कीर्थर की जो है जी कीर्थर रेंज। तो अब बात ये है कि एक तरफ तो आपका प्लेन है, यानी आप खैरपुर से लेके आप राजस्थान, बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट है, बिल्कुल फ्लैट, बिल्कुल फ्लैट है। तो अब रिजर्वायर वहाँ बनता है जहाँ हेड होता है, जहाँ ये आपकी जितनी भी पानी है इसको आप कोई मोटराइज तो कर नहीं सकते, बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है, तो आप इसको नेचुरल लेवल पे चलाते हैं। तो सिंध के अंदर ग्रेडियंट्स आप कह रहे हैं, ग्रेडियंट्स ऐसे नहीं है कि आप दो पहाड़ों के बीच में एक ऐसा आपको जगह वैली मिल जाए जहाँ पे आप कर फिर वो ग्रेडियंट के हिसाब से हाई बने और वहाँ पे आप करें। लिहाजा ये चीज़ केपी के तक ख़त्म हो जाती है, यहाँ केपी से थोड़ी नीचे जी जी दरिया काबुल से इससे जो है ना वो ख़त्म हो जाती है। आप बड़ा रिजर्वायर पंजाब में भी नहीं बना सकते, आप बड़ा रिजर्वायर सिंध में भी नहीं बना सकते। हाँ, बात ये कि छोटे छोटे रिजर्वायर आप बना रहे हैं, जितने भी डैम से बन रहे हैं,
एक डैम जिस पे मैं काम कर रहा था बैराज पे, जो कि सिंध बैराज के नाम से था, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था और वापडा ने डिज़ाइन किया था, लेकिन वो लोगों को समझ नहीं आया। वो न खप्पे वाला जो हमारा एक नारा है ना, वो वहाँ पे न खप्पे आड़े आ गया। वो ये था कि आपके बिल्कुल एंड पे जो था, जहाँ से आप, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। ये बड़ा प्रोजेक्ट था और इसका ये था कि हमने सर्वेज भी करवा लिए थे, जगह भी वो जो थी वो आइडेंटिफाई हो गई थी, स्ट्रक्चर भी डिज़ाइन हो गए थे। उसका ये था कि 2 मिलियन एकड़ फीट पानी कोटड़ी बैराज तक दरिया के ही बेड में बनेगा। ओके। और ये जो 2 मिलियन एकड़ फीट पानी था, ये 1 मिलियन एकड़ फीट इज इनफ फॉर कराची फॉर द होल। यानी ये स्टैंडिंग कैपेसिटी एक तरह से ये उसकी वो हो गई। पानी था जो कराची को पूरा साल हम दे सकते थे और अभी भी वो चीज़ बन सकती है। और उस पर आपकी पानी के जो भी खेल हैं, स्पोर्ट्स हैं, वहाँ से लेके कम्युनिकेशन भी हो सकती थी कि वहाँ से आपके समंदर से छोटी कश्तियाँ या छोटे जहाज़ वो आके सखर तक पहुँचे, यहाँ जो कि उन्होंने कोटड़ी बैराज में इस चीज़ का जो गेट्स हैं वो ऊपर होते हैं और वो सखर तक ले जा सकता है। तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि आप केटी बंदर को बना के और वहाँ से जाके थ्रू रिवर, जैसा कि सारी दुनिया है। By the way, केटी बंदर is the original site of the port. वो से पोर्ट जहाँ पे And BB had said that I'll build this. जहाँ BB had जहाँ said से she अरब built आए it. थे, जहाँ से इस्लाम आपका आया था, तो वो तो केटी बंदर का इलाका ही था ना। तब ये कराची वाला तो नहीं था, ये केटी बंदर, क्योंकि वहाँ पे दरिया आके अपने क्रीक्स बनाता है। जी जी जी। तो आपकी उस तरफ जो है इंडिया की तरफ वो सर क्रीक है और फिर 7 क्रीक्स और हैं, फिर आखिरी आके कोरंगी क्रीक बनती है। जी जी। तो ये 7-8 क्रीक्स जो थी, इसी के थ्रू जो था ना ये सारी कम्युनिकेशन, और ये सिल्क रूट जो आपका ये जो हब था, जी जी। वो आपका सखर और शिकारपुर था और लारकाना था। तो यहाँ पे जो है ये सारे जो सिल्क वहाँ से आता था और यहाँ से मसाला जाते थे, तो ये सिल्क रूट जो दैट्स अ हिस्ट्री फॉरगॉटन। नाजरीन, आप लोगों में से बहुत कम लोग ऐसी चीज़ से वाकिफ़ होंगे। बिल्कुल, बहुत कदीम शहर मौजूद हैं सिंध के अंदर, कदीम शहर मौजूद हैं। अब इशू ये है कि देखें, ये तो हमारे जो मौजूदा जो सूरत हाल है वो है कंस्पायरेसीज़ का दौर। नहीं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि वो मंसूबा जो था, इन अदर वर्ड्स, वो इम्पैक्ट, उसका कोई और इम्पैक्ट नहीं था, वो इकोनॉमी को सिर्फ कॉम्प्लीमेंट करता था, वही जिसे हम कच्चा कहते हैं। आई एम श्योर उसको आप फिलअप कर देते वाटर के साथ, लेवीज को रेस कर देते। मैं जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा हूं, देखें, देखने वाले है ना, बैंक्स थोड़े से ऊंचे कर लेते आप, बिल्कुल, और किनारे बना के पक्के पुश्ते बना के। आपने कहा कि इंजीनियरिंग हिसाब से हर चीज़ मुमकिन है, लिहाजा पर ये तो बहुत बड़ा मंसूबा होता, बहुत बड़ा। उसमें आपका बड़ी बात ये थी कि जो सैलाब आता था, सैलाब आता है डाउन स्ट्रीम कोटड़ी बैराज जो पानी जाता है, तो बहुत बड़ा ख्याल है कि जी कोई ज़ाया होता है, कोई कहता है कि जी इतना पानी चला जाना चाहिए। अब देखें, इशू यही है कि आपके पास वाटर हार्नेस नहीं है। एज ए इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, जब तक आप एक कप के अंदर कोई चीज़ नहीं डालेंगे वो आपके कंट्रोल में नहीं है। नहीं, बट फ्रॉम अ कॉमन सेंस पर्सपेक्टिव ऑल्सो ये बात समझ में आ रही है ना। फ्रॉम अ कॉमन सेंस पर्सपेक्टिव नाजरीन, सिर्फ आपको तब समझ में आएगी जब आप दरिया सिंधु का पूरा पीछा करेंगे सक्कर तक, आपको फिर ये बात समझ में आएगी। जब तक आप पॉपुलेशन है आपकी, आज आपकी 23 करोड़, आगे जाके 40 करोड़ हो जाएगी, आपको आज नहीं तो 10 साल के बाद पानी हार्नेस करना पड़ेगा। तब आप इमरजेंसी में करेंगे, तब आप ह्यूमन मिजरीज डेवलप कर चुके होंगे। दैट्स नॉट अ रेन फेड, जो ये बता रहे हैं, इट्स नॉट अ रेन फेड, इट्स अ परमानेंट फीचर। इट्स अ परमानेंट फीचर। 140 मिलियन एकड़ फीट पानी आपका ग्लेशियर से आता है और इट्स अ लॉट ऑफ वाटर। मैं आप सिर्फ ये बता दूं क्योंकि हम शायद K4 को भी थोड़ा डिस्कस करें। जी जी प्लीज, अगर आप कर लें तो अच्छा है। देखिए, क्योंकि हम कराची शहर में रहते हैं ना, तो हमारे जहन में यही होता है हमें कब पानी मिलेगा। वो खबरों में बताते हैं बारिश हुई, हब डैम की सतह इतनी बुलंद हो गई, 5000 साल का पानी जो है वो हब डैम में आ गया। हम पानी के टैंकर वाले को कहते हैं सर हमने 1000 रुपया बढ़ा दिया, आपका पानी महंगा हो गया। तो हमें समझ में नहीं आती कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। बहुत बड़ा खेल हो रहा है, गेम हो रहा है। ये मसला ये है कि आपका जो 140 मिलियन एकड़ फीट पानी आता है, तो आप जरा 1 मिलियन एकड़ फीट पानी को जरा कैलकुलेट कर लें कि 1 मिलियन एकड़ फीट पानी होता कितना है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हो क्या रहा है। आप ये देखें कि 1 एकड़ जो होता है उसमें अगर आप 1 फीट पानी खड़ा करेंगे तो वो 1 एकड़ फीट पानी जी। 1 मिलियन एकड़ यानी 10 लाख एकड़ में अगर आप 1 फुट पानी जमा करेंगे तो आपका 1 मिलियन एकड़ फुट बनता है। राइट। आप और आपके जो व्यूअर्स हैं उनकी नॉलेज के लिए ये नेट पे भी आप चेक कर लें, 350,000 यानी 3,50,000
गैलन 1 एकड़ फीट में पानी होता है। यानी वो अगर कराची में आप बेचें तो 7 लाख रुपए का पानी है। गंदम को आप तकरीबन 2 एकड़ फीट पानी देते हैं, वो गंदम को यानी कि आप कराची के हिसाब से 20 लाख रुपए का पानी दे रहे हैं, जबकि उसमें से गंदम आप निकाल रहे हैं 1,20,000। अब ये कहाँ का मैथमेटिकली कहाँ का एक यानी कि वो है कि आप एक जगह पे पानी इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। अब आ जाए आप कराची की सूरत हाल, तो कराची को सारे दिन में 600 मिलियन गैलन पर डे पानी अच्छा, मिलता that's है। a rough estimate because he is putting 2 rupees a gallon, which is the going rate for water. यस, Which is the going 1 rate. रुपया भी लगा लें नहीं तो 2 रुपए लगाएं हम, क्यों कम क्यों लगाएं? जो मार्केट रेट जा रहा है we should put that. अब आ जाए जी 600 मिलियन गैलन पानी पर डे, 600 मिलियन गैलन पर डे जो पानी आपको मिलता है, वो आपका 300 मिलियन गैलन तकरीबन टैंकर में सेल होता है। नहीं लेट मी, ये वाटर माफिया एक्सपोज हो गया नाज़रीन, टैंकर माफिया एक्सपोज हो रहा है यहाँ पे। आप लोग गौर से सुने, टैंकर माफिया का बिजनेस कितना आप बता रहे हैं? 300 मिलियन गैलन, 300 मिलियन गैलन मल्टीप्लाइड बाय 2, मल्टीप्लाइड बाय 600 मिलियन रुपीस, 600 मिलियन, यानी आधे अरब रुपए का रोज सेल होता है पानी। यानी आपका 45 अरब महीना, 45 अरब महीना। बस आई डोंट वांट टू नो द। अब मुझे समझ में आया कि इतना इनएफिशिएंट तरीका पानी को डिलीवर करने का कैसे आया। अब आप मुझे बताएं कि अगर हम K4 में 600 मिलियन गैलन लाते हैं तो ये पानी कहाँ करेंगे? क्योंकि यहाँ तो फिर ये 30 अरब 50 अरब से हाथ उठाएं, क्योंकि फिर तो पानी आ जाएगा। लिहाजा पिछले 3 साल से K4 को रोका जा रहा है। और ये भी मैं बात बता दूं, अच्छा, K4 की स्पेसिफिक्स हमें बताइएगा प्लीज़, क्योंकि K4 एक हवा के तौर पे हमें बताया जाता है, हवा बना के कि जी ऐसा ऐसा है। Please tell me the specifics. I have heard that the design, the technical design of K4 was changed in the past to facilitate Peer Baba, who has gone to Dubai. I don't know. देखिए, is it true? नहीं, इशू ये हुआ था कि ये कीरसर रेंज के यानी कि किंजर झील से कीरसर रेंज को लेते हुए और वो लाया गया था पिपरी। It is being fed by Kinjar. ओपन कैनाल बाय किंजर, जिसको पानी आ रहा था कोटड़ी बैराज से, जो कराची फीडर के थ्रू। जी। अब इशू ये हुआ कि जब एक बारिशें आई तो वो जो भी काम हुआ था कोई 6 अरब रुपए का, 12 या 15 अरब रुपए का टोटल कॉस्ट थी K4 की, तो वो वॉश आउट हो गया। Oh my. जब वहाँ से नाले भरे, हाँ। जैसे आपने देखा कि फ्लश फ्लड अभी आया और सवात में जैसे लोगों की अमवात हुई, तो फ्लश फ्लड बड़ी खतरनाक चीज़ है। जी। तो उसने सारे के सारे स्ट्रक्चर जो है ना वो निकाल दिए। इनको अंदाज़ा हुआ कि जी ये बड़ा वनरेबल स्ट्रक्चर है, ये नहीं बन सकता। लिहाजा इन्होंने वो 6-7 अरब रुपए या 10 अरब रुपए जो खर्च हुए थे वो हुए मट्टी के नज़र, और उन्होंने कहा कि ये भी इसके नया डिज़ाइन बनाए। ठीक है। K1, K2, K3 इन तीनों ने जो पानी लाना है वो ला रहे हैं, और उनकी वजह से जो आपकी कलरी बगार फीडर है या जो कराची फीडर है, जो कराची को गारों को सप्लाई कर रहा है, तो उसको यानी कि ज़मीन जो थी वो उसमें कंज्यूम हो चुकी थी, आपके पास अब ज़मीन नहीं थी। तो आपने कहा कि जी चलें अब इसको हम एक काम करते हैं, इसको पूरा का पूरा जो है पाइप से बनाते हैं। हाँ, यही मैं आपको पूछना चाह रहा था कि इट्स पाइप्ड। अब इन्होंने पूरा प्रेशराइज बनाया जो कि कंजे से चलेगा और नेशनल हाईवे को फिर क्रॉस करके और फिर सुपर हाईवे को क्रॉस करके फिर आपका मलिक रियाज साहब के घर से होता हुआ अंदर से उनके, और वो सीधा उसके राइट साइड पे आपका DHA सिटी होगा तकरीबन 2 किलोमीटर पे। उसके बाद वो जनाब पिपरी पे, और फिर जनाब वो 3 जो हैं हमारे वहाँ पे बनेंगे नॉर्थ कराची के साइड जी, और वो फिल्ट्रेशन प्लांट्स फिर जो अलग अलग वो सप्लाई करेंगे। लेकिन इशू क्या होगा कि आपको रोज़ाना 600 मिलियन गैलन पर पानी मिलेगा, जबकि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पिछले 4 साल से कह रहा है कि जी हमारे पास नेटवर्क ही नहीं है, हम नहीं ले सकते ये पानी। उनकी हर मीटिंग में यही होती थी कि वी आर नॉट प्रिपेयर। उनको फिर एक वर्ल्ड बैंक की तरफ, हाँ ये पूछना उनको एक वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक प्रोजेक्ट दिया गया कि इम्प्रूवमेंट ऑफ सीवरेज एंड वाटर सप्लाई सिस्टम। जी, उसकी भी अल्लाह माफ़ी जो उन्होंने हालत की है। आप देख लें कितनी लाइनें नहीं लगी हैं या कितने स्टेशन या कितनी पंपिंग स्टेशन लगी हैं। तो ये एक पूरे माफिया के हाथ में, वो पैसे भी रिश्वतों और उनके नज़र हो गए करप्शन के। और दूसरी बात में ये भी बताता चलूँ, क्योंकि K4 का कोई भी
परेशान हाल नहीं है, कोई मालिक बनने के लिए तैयार, लिहाजा उसको भी बड़ी बेदर्दी से स्टील मिल की तरह लूटा जा रहा है। उसके जो पाइप्स हैं उनकी कोई क्या कौन सी क्वालिटी है, उनकी जो यानी कि काम हो रहा है, उसके सिविल वर्क हो रहा है, उसकी क्या क्वालिटी है, कोई भी आदमी चेक नहीं कर रहा। लिहाजा मेरी ये गुजारिश है सिंध गवर्नमेंट से कि मेहरबानी करके आप सर आप ये मामला जो है ना उनके सामने आपको रखना पड़ेगा जिन्होंने मोटरवे का भी ऑर्डर दिया। आपको पहले M6 नहीं बना रहे थे सही से, जनाब फिर ऑर्डर हुआ ऐसे कि था, बनाए। बिल्कुल ऐसे था। तो पढ़े लिखे जो एक तबकात हैं, ऐसी बात नहीं कि उनकी नुमाइंदगी नहीं है, अगर पार्लियामान में ना भी हों, इदारों में तो हैं और जगहों पर भी हैं। और जैसे आपने देखा कि फ़ैसला हुआ, बहुत अच्छा M6 का फ़ैसला हुआ, जब सिंध की पढ़ी लिखी आवाम ने और तबकात ने ये जाकर मौजू रखा सामने कि देखें एक इतना बड़ा सूबा, इतना वेल्दी सूबा, वहाँ पर हमारे पास एक मोटरवे ना हो बाकायदा, तो फिर कराची तसक्खर अब M6 का नया रूट डिज़ाइन हुआ है, लेकिन वो टॉप सीक्रेट है, कहाँ से शुरू हो रहा है ये नहीं हमें पता ये सखर जाएगा। अब तो मैं तो हूँ भाई मासूम सा एंकर, मैंने क्या किया, ये M6 वाली खबर मैंने ब्रेक कर दी, अखबारों में सब में आई, मीडिया पर कहीं आई नहीं, वो सिर्फ प्रोग्राम रुपया पैसा के अंदर चैनल अब तक के ऊपर नशर हुई, उसके अलावा किसी ने बताया नहीं। फैसला नाजरीन ये हुआ कि M9 के मुतल्लिक राय ये पेश की गई, महफूज उरसानी साहब के सामने भी रखता हूँ, कि इतना बड़ा सूबा है, इतनी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म सूबा सिंध से बने हैं और बड़ा असर व रसूख है नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। आप बताएं समझें तो पंजाब के बाद सिंध का नंबर, और कभी कभार तो सिंध का नंबर, और आजकल तो सिंध का नंबर पंजाब से ऊपर। तो बात यह है कि जिन्होंने भी कहा उन्होंने कहा कि साहब M9 इज़ नॉट मोटरवे, इट इज़ जस्ट मॉडिफाइड सुपर हाईवे। आप सिंध को बाकायदा एक मोटरवे दो, जैसे पंजाब के अंदर कई बनी हुई हैं, और चलो अगर आप सब शहरों को सर्व नहीं कर सकते तो जितने मेन शहर हैं उन सबको सर्व करना पड़ेगा। तो M6 के मुतल्लिक जो खबर शाया हुई आपने भी पढ़ी होगी, वो ये थी कि अब फ्रेश होगा और कराची से लेकर सखर तक होगा। मुझे पता है, वो आपको पता है, उसमें बहुत सारे मामलात हो गए थे, उसमें कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने नाम पे अपने अकाउंट में पैसे, मुझे पता नहीं है, फैसले हुए हैं, आप चाहें तो आप अखबारात पढ़ लें, फैसले हुए हैं बाकायदा, फिर उन लोगों की अकाउंटेबिलिटी भी हुई है आई एम श्योर। लेकिन ये अब जो अफ्रेश है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट मुझे बता दें, बाकी सखर मैंने नक्शे पे देखा हुआ है, आई नो वेयर इट इज़। देखिए इशू ये है कि ये जो हमारा मोटरवे था, ये कोई 20 साल पुरानी इसकी अलाइनमेंट है, मोटरवे जो M9 जो बना है। जी जी, ये जो सुपर हाईवे था, जी जी, ये तो जो बना हुआ तो बना हुआ था, लेकिन उस पे उस वक्त कहा जाता था कि, और वो उसकी अलाइनमेंट जो थी वो टूवर्ड्स अभी से वो नॉर्थ की तरफ थी, यानी जो अभी जो है उसके नॉर्थ अगर आप चले जाएंगे तो ये एक टेरिटरी से गुजरता था। उस टेरिटरी पे जिन लोगों का इजारादारी थी वो उनको वो बनाने नहीं देते थे, नाम नहीं लेता। लेकिन आपको ये पता है सारा जो हमारा इलाका जो हिली एरिया है जामशोरों का, और उससे पीछे अगर आप दादू का चले जाएं तो ये सारे इलाके को, क्योंकि अलाइनमेंट जो ये पुराना वाला सुपर हाईवे ये काफ़ी 2-3 जगहों से डेंजरस भी बनता था, जहाँ पे ट्रकें भी उलटती थी, अभी भी है इस किस्म की चीज़ें। और फिर इसका ट्रैवल जो मॉडर्न ड्राइविंग है उसके हिसाब से कंफर्टेबल नहीं है। इसमें जो है वो आपका टाइम ज़्यादा लगता है, कंजेशन ज़्यादा होती है, यानी आपकी थकावट ज़्यादा होती है, स्ट्रेस ज़्यादा होती है। तो जो हैवी ट्रैफिक है उसको ये कोई कंफर्टेबल रोड सप्लाई नहीं करता, लिहाजा ये न सिर्फ एफर्ट्स बढ़ाता है मगर कॉस्ट ऑफ जो मूवमेंट है वो भी बढ़ाता है। तो इसको जो 20 साल पहले जो मोटरवे की अलाइनमेंट थी उसी पे अब बनाया है, लेकिन ये जो मोटरवे बना अचानक रातों रात बना, जिसकी रेजिस्टेंस भी हुई और इस पे लोगों को तशद्दुद का भी सामना करना पड़ा। वो लोग उनके भी नाम नहीं लेता, वो लोग जो इजारादारी वहाँ रखते हैं उनके लोगों ने इनको रोकने की कोशिश की। मुझे क्लैरिटी एक आपने ये देनी है कि लोगों का कहना ये है कि M6 विल बी ए मोर इफेक्टिव रेट इफ इट टेक मोर इफेक्टिव रूट इफ इट टेक्स द हिस्टोरिकल रूट दैट इज टेकिंग इनटू अकाउंट दैट द ओरिजिनल इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ सिंध रिक्वायर रोड एक्सेस विच इज़ इंक्लूसिव ऑफ ठट्ठा। तो इनका कहना ये है कि परहैप्स जो ओरिजिनल रूट था जिसे हम नेशनल हाईवे कहते हैं, इट्स नॉट डिस्टेंस,
इट इज़ बेसिकली सर्विस। तो एम ये है कि जो सर्विस है इसको सारे इम्पोर्टेंट शहरों को सर्व करना है, डाइग्रेस नहीं करना। सर देखिए, ये एक बहुत ज़्यादा फिर चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करने वाली बात है। मैं समझता हूँ कि आपकी कनेक्टिविटी है अक्रॉस दी कंट्री। But Bhutto Saab's vision was, I'm just repeating that. Bhutto Saab's vision was that Pakistan Steel, Port Qasim, all these places should be connected to the whole country direct, not through this link road that you have right now. That was Bhutto Saab's vision. So basically, going back to what Zulfikar Ali Bhutto Saab thought. I'm not सर sure, बिल्कुल but आप I'm सही कह रहे हैं। understanding. देखिए, This is what he thought. इशू ये है कि हमारे जो MQM के मुस्तफ़ा साहब हैं, जो मेयर बने थे उस ज़माने में, तो बड़ा नाम उन्होंने कमाया। जी। वजह ये थी कि उस ज़माने में, अभी वफाकी वजीर हैं भाई। अब तो खैर वो उसकी भी वजह सबको पता है, लेकिन जो उनकी टेक्नोलॉजी या उन्होंने जो मशहूर पाई, उनकी वजह शोहरत ये थी कि उन्होंने उस टाइम पे जो सैटेलाइट इमेजेस आना शुरू हो चुकी थी, और जो सैटेलाइट इमेजेस थी वो ऐसे था कि आप देख के बता देते कि यहाँ से रोड निकाल दो, यहाँ से ब्रिज निकाल दो, तो कोई बहुत बड़ी सर्वे करने की ज़रूरत नहीं थी। अब मॉडर्न दौर आ गया, आपके पास सैटेलाइट की सारी कम्युनिकेशन मौजूद है, यू नो कि आप कहाँ से क्या कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको एक मास्टर प्लान बनाने की ज़रूरत है। आपको इन आबादियों के जो कि पुराने ज़माने की ज़रूरतों के मुताबिक बनी, कहाँ से दरिया गुजर रहा था, कहाँ समुंदर था, कहाँ पे रोज़गार फराम था, कहाँ पे ज़मीनें थी, इस तरीके से आबादियाँ बनती चली गई। लेकिन अब आपको मॉडर्न तरीके से अगर आपको आगे बढ़ना है तो मॉडर्न तरीके से सारा डिज़ाइन करना पर देखिए, थिंकर्स की थिंकिंग गलत नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि हाउ कैन वी ओनली केटर टू फ्यू सिटीज़ दैट लाई ऑन ए सर्टन लाइन, हिस्टोरिकल लाइन। वो ये कहते हैं कि सिंध इज़ अ बिग प्रोविंस, सो वी आर नॉट केटरिंग टू ए वेरी लार्ज पार्ट ऑफ सिंध। परहैप्स वी आर नॉट गिविंग कनेक्टिविटी टू थर एंड थर पार्कर. We are not giving connectivity to certain areas that are closer to the border. Maybe they can be developed in the future. I don't know whether that is right or wrong. You're a progressive farmer, you know these things better. They say कि भाई a large part of Sindh therefore remains uncatered or unconnected. It's not wrong. सर देखिए ना, पहली जो अच्छी बात ये है कि जो M9 है वो अगर इसको सुपर हाईवे ही डिक्लेयर करके और M9 नया बनता है और वो स्ट्रेट अलाइनमेंट बनती है, उसमें जो भी फ़ायदेमंद होता है वो अपनी जगह पे और वो ऑनेस्टी के साथ बनता है। आप वो फील करते हैं? मैं ये फील करता हूँ कि वो मुल्क की बेहतरी के लिए, यानी हैदराबाद से डायरेक्ट सक्खर रूट बनाया जाए, कराची से दोबारा फ्रेश नहीं स्टार्ट किया जाए। देखें, आप पोर्ट से आपकी गिलगित को जो है ना आपको कनेक्ट करना है, यानी कि फिर आपको चाइना की ट्रेड की भी बात कर रहा हूँ, सेंट्रल एशिया की ट्रेड की भी बात कर रहा हूँ, सीपेक की भी बात कर रहा हूँ। इसी से ही आपको एक ग्वादर की एक रोड बन रही है जो कि बिल्कुल अलग अलाइनमेंट की है, और उसको एक वक्त में चाइनीज सिक्योरिटी ने कहा कि हम सिक्योरिटी देंगे, वो भी एक प्रोजेक्ट है, लेकिन वो रुका हुआ है और वो आपको पता है कि अमेरिका को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो चीज़ें रुकी हुई हैं। लेकिन अगर आप इस तरफ आ जाएं तो हमारी कनेक्टिविटी जो मेन रोड सेंटर से जाता है उसके साथ अगर ब्रांचेस के थ्रू आपकी कनेक्टिविटी होती है तो वो बड़े रोडों की भी बहुत ज़रूरत है। ये ज़रूरत है, लेकिन आपको एक बड़े मज़े की बात बता दूं, पहले जो रूट बनाया गया, आप हैरान होंगे नाजरीन, जो सीपेक का रूट था दैट वाज रेटोडेरो डिटोर, एग्जैक्टली, यानी इट सर्कमवेंटेड द प्रोविंस। आई मीन इन रियल अंडरस्टैंडिंग जो मेन प्रॉस्परस सिटीज हैं सिंध के, दे लाई ऑन द I would say they lie on the Indus belt. Indus के साथ साथ राइट एंड लेफ्ट ऑफ द इंडस, राइट एंड लेफ्ट ऑफ द इंडस। अगर आप नक्शा देखेंगे, अब जैसे इन्होंने सैटेलाइट का जिक्र किया, अब तो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, यू सी कि ग्रीनरी कहाँ है। वैसे तो इट इज़ अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ रिवर सिस्टम को डेवलप नहीं किया गया इतना ज़्यादा, कैनाल सिस्टम को। एक गवर्नर थे अब्बासी साहब, उनके दौर के अंदर कुछ काम हुआ, गोरा बहादुर कुछ काम करके गया, उसके बाद फिर कम हुआ, वरना जो रकबा ज़ेर काश था सिंध के अंदर बहुत कम था, लेकिन फिर थ्रू द ईयर्स वो इम्प्रूव हुआ है। ऐसी बात नहीं कि नहीं हुआ, बस स्पीड थोड़ी सी ग्रेजुअल है। ग्रास इज़ ग्रीनर ऑन द अदर साइड, यू विल बी शॉक्ड दैट आवर नेबरिंग कंट्री हैज़ गॉन मच फर्दर वाइल डेवलपिंग कैनाल्स और ज़मीनें सैराब करने में। अनफॉर्चुनेटली आज भी मेरे पास वक्त कम है, लेकिन सिंध का भी बेशतर हिस्सा अगर आप देखेंगे तो इतना ज़्यादा आपको वहाँ वेजिटेशन नहीं दिखेगी। तो ये होनी चाहिए, और इसीलिए मैंने आज इनको दावत भी दी थी। बहुत सारे एग्रीकल्चर, इरिगेशन
और वाटर के जो इश्यूज़ थे, वाटर सप्लाई के इश्यूज़ थे, मेरे ख्याल कवर हुए। काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हुई। इन द फ्यूचर ऑल्सो मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा कि एग्रीकल्चर के मौजू के ऊपर ये ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि नाज़रीन अगर हम मईशत का इतना अहम हिस्सा उसको मिस करके खाली इंडस्ट्री के लोगों को यहाँ पे बुला के इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे, आई डोंट थिंक दैट इट विल बी सो यूजफुल, especially when agriculture has such a large contribution in the overall economic perspective of Pakistan. आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। We wait for your messages on Facebook। अली नासिर हमारी टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफिज़।